हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्काई। सबसे पहले जय सिया राम। ओके, क्योंकि आज 22 जनवरी को हमारे रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है। तो आप सभी को बधाई हो, जय श्री राम। ठीक है, अब बेटा आगे पढ़ाई करते हैं। हमने क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि भैया पहले आप इंटीग्रल पढ़ा दें, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन से आप सभी को डर लगता है ज़्यादा, है ना। तो देखते हैं, उस डर को मिटाते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्टिंग में कुछ पहले तो कंसेप्ट सीखेंगे कि व्हाट इज इंटीग्रेशन एक्चुअली, क्यों यूज कर रहे हैं, आई मीन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग उसको, यूज क्या है इसका, क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, कहाँ एक्चुअली में यूज कहाँ पे है इसका। तो वो जानने से पहले ना, आई मीन पढ़ने से पहले वो जानने में काफी मजा आता है, क्योंकि हमें फिर क्लियर हो जाए ना जब एक बार कि हाँ यार ऐसे यूज कर रहे हैं, अच्छा, तब इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, जैसा मैं हर वीडियो में करता हूँ और बताता भी हूँ। तो आप ध्यान रखो। चलते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है सबसे पहले ये बताओ। देखो, जैसे सपोज करो कि ये एक पेन है, ठीक है, हम डिफ्रेंशिएशन तो पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। अब देखो बेटा, ये कोई लेंथ है, ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ना तो पता है क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करके मैं एक बड़ी लेंथ से एक छोटी लेंथ यानी कि इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। डिफरेंशिएट मतलब इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देना, एक तरह से वो होता है डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो इसका छोटा सा हिस्सा आएगा, मतलब अगर इसकी लेंथ है एल तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, डी एल आएगा। एल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डीएल। तो डीएल एक छोटा सा लेंथ होता है, किसी भी वायर की हो सकती है या किसी भी रोप की, ठीक है ना। जैसा हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं 12th क्लास में, डीएल एलिमेंट लेते ना। जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो समझ रहे होंगे, ठीक है। कॉमर्स वालों चिंता मत करो, आप ये समझो सीधा कि बच्चों अगर कोई इस तरीके की लेंथ है और एल लेंथ है, ये एल लेंथ है, एल, ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो डीएल आएगा। क्या आएगा डिफरेंशिएशन, डीएल आएगा, ठीक है बच्चों। बट इंटीग्रेशन क्या है फिर, तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है बेटा कि इसी लेंथ में, आई मीन इसी लेंथ एल का जो एलिमेंट आया था डीएल, अगर मैं डीएल से, डीएल है मेरे पास, इस बार मेरे पास क्या है, डीएल है, डीएल से मेरे को क्या चाहिए, एल चाहिए। तो डीएल से एल तक जाने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इजी, कोई दिक्कत। अगर लेंथ एल है और डीएल पे जाना, छोटा एलिमेंट निकालना है तो डिफरेंशिएशन कर दो, और छोटे से अगर बड़ा एलिमेंट निकालना है तो क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है बेटा। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो हर पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और अगर मुझे डिफरेंशिएबल किसी भी पॉइंट पर वो फंक्शन दे दे तो, और मुझसे इंटीग्रेशन पूछे, मतलब वापस से वो फंक्शन पूछे, तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं बच्चों की डिफरेंशिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन, कह सकता हूं ना। तो डिफरेंशिएशन का क्योंकि उल्टा है तो मैं इंटीग्रेशन का नाम एंटी डेरिवेटिव भी रख सकता हूं। सोच के देखो, देखो जैसे वायरस होता है उसका उल्टा होता है एंटी वायरस, ऐसे बेटा डेरिवेटिव का उल्टा क्या है, इंटीग्रल है। तो डेरिवेटिव के उल्टे इंटीग्रल को मैं एंटी डेरिवेटिव भी तो कह सकता हूं ना, कि ये डेरिवेटिव है तो इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में कहे कि एंटी डेरिवेटिव निकालो तो आपको इंटीग्रेशन ही निकालना है और कुछ नहीं निकालना है, ठीक है बेटा। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या, क्यों उसको हम यूज करते हैं, ठीक है, आई मीन क्यों उसको पढ़ते हैं, व्हाट इज इट्स यूज। ओके, तो बेटा हुआ क्या था ना कि जब साइंटिस्टों को सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्यों करते थे, एक और थोड़ा सा बता देता हूं आपको, पास में ले जाता हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन पे मैंने अभी वीडियो नहीं डाली तो मैंने बताया नहीं है, तो इसमें बता देते हैं बेटा पहले थोड़ा सा। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में मैंने बताया वैसे कि भाई जब कोई टेंजेंट वगैरह निकालनी हो या उसका स्लोप निकालना हो या टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो, टेंजेंट पर जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन निकालनी हो या उसका स्लोप निकालना हो, तब हम डेरिवेटिव को यूज करते हैं। तो जब साइंटिस्टों को ये नीड बढ़ी कि भाई टेंजेंट है तो उसका स्लोप कैसे निकाला जाए, तब किस चीज का इंडक्शन हुआ, क्या चीज खोजी गई, किस चीज की डिस्कवरी हुई, डेरिवेटिव की डिस्कवरी हुई। मतलब जब एक टेंजेंट है उसकी इक्वेशन या उसका स्लोप निकालना है तो किसकी डिस्कवरी की गई, डेरिवेटिव की डिस्कवरी की मैथमेटिशियंस ने, ठीक है। क्योंकि भाई जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो डिस्कवरीज तभी होती हैं जहां पर नीड होती है जिस चीज की, है ना। तो बेटा अब बात आई कि इंटीग्रेशन की क्या नीड पड़ी, क्यों जरूरत आई, क्यों बनाया ये इंटीग्रेशन। तो बेटा होता क्या है ना, जैसे सपोज करो आप कि ये एक सर्कल है या फिर ये एक कर्व है, सर्कल नहीं है, कुछ ऐसी अलग शेप है, समझो समझो, ठीक है, एलिप्स कह लो इसको, चलो एलिप्स कह लो। अब इस एलिप्स का आपको एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, एलिप्स का एरिया निकालना है। या फिर सपोज करो मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूं एक, सपोज करो बेटा कि आपको ऐसे मैंने एक सर्कल बनाया और यहां से मैंने एक लाइन खींच दी ऐसे। अब मुझसे पूछा कि ये वाला एरिया निकालो, आप ये वाला एरिया निकालो, ये मैंने जो शेड किया ये एरिया बताओ। तो आप मुझे बताओ कि कैसी शेप है। अब आप कहोगे ये तो कोई रेगुलर शेप तो है नहीं, हाँ ये माइनर सेक्टर जैसा बन रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लगाया जा सकता है, बट व्हाट इफ मेरे को गिवन ही ना हो,
थीटा वगैरह है ना। तो या फिर कुछ और भी अलग अलग तरीके के ग्राफ्स बनते हैं। आपने अगर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ ही लिया होगा अब तक सभी बच्चों ने, ठीक है, क्योंकि ईयर का एंड चल रहा है, सेशन का एंड चल रहा है। तो यहाँ पर आप इस शेप को क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, क्या एक स्क्वायर है, क्या रेक्टेंगल है, क्या एक सर्कल है। तो एरिया ऑफ ऐसा कुछ भी आप नहीं लगा सकते जो अब तक आपने बचपन से लेके पढ़ा है ना। तो इसका एरिया निकालने के लिए मुझे कुछ नया फॉर्मूला, कुछ नई चीज डिस्कवर करनी पड़ेगी, है ना, ताकि ऐसा एरिया या फिर किसी भी तरीके का एरिया हो जो जैसी भी कर्व हो उसके अंदर कुछ भी जो एरिया एनक्लोज है उसको मैं निकाल सकूं, इस एरिया को मैं निकाल सकूं, ठीक है, कैसा भी एरिया हो, ठीक है। दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज कि एक सर्कल ऐसे इंटरसेक्ट कर गया और मुझसे कहा ये वाला एरिया बताओ, इन दोनों सर्कल के जो कॉमन एरिया ये निकालो। तो कैसे निकालूंगा? तो बच्चों इस चीज को निकालने के लिए, इन चीजों को, एरियाज को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का जन्म हुआ, ठीक है। आया समझ में इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं बेटा? एरिया ऑफ एनक्लोज्ड एरिया निकालने के लिए, कोई भी कर्व्स के बीच का एरिया निकालने के लिए हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को सीखते हैं बेटा, उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन में देखेंगे कि कैसे कैसे एरिया निकालने के लिए यूज करेंगे, वो हम अगले चैप्टर में यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सीखते हैं कि अगर फंक्शन कोई भी गिवन है तो इंटीग्रेशन कैसे निकालना है। लेट्स गो। सो गाइज अब देखते हैं कि कुछ फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। तो बच्चों में सबसे पहले ना आपको डेरिवेटिव, जैसे मैंने डेरिवेटिव्स के साथ डिफरेंशिएशन के साथ इसको कंपेयर किया, तो इंटीग्रेशन को कंपेयर करते हुए मैं तब लिखूंगा फॉर्मुलेस को, ताकि आपको दोनों के फॉर्मुलेस एक साथ याद हो जाएं। देखो बेटा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बेटा कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, और यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। ओके, चलो सबसे पहला आप मुझे बताओ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है। तो x की पावर n में क्या होता है, n आगे आ जाता है मेरे बच्चे, और x की पावर हो जाती है n माइनस वन। क्या हो जाती है x की पावर? n माइनस वन हो जाती है। इधर इंटीग्रेशन लिख देते हैं इसका, ठीक है। इसका ये है, क्या मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी फॉर्मूला बना सकता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर, इसका इंटीग्रेशन बताओ पहले क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है? ये होता है ना कि x की पावर n प्लस वन हो जाती है और अपन में क्या आ जाता है, n प्लस वन आ जाता है। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n आएगा। तो कई जगह ना ऐसे अगर दे दे आपको, तब x की पावर n आप लिख सकते हो बड़े आराम से, ठीक है, कि x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन है तो x की पावर n आएगा। आप कहोगे कैसे आए? तो देखो जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना, पहले ये चीज आगे आएगी तो n प्लस वन आगे आएगा, ठीक है। अब जो n प्लस वन आ गया और ये नीचे भी लिखा हुआ तो दोनों कट जाएंगे ना, और यहां पर क्या बचेगा, n प्लस वन माइनस वन करते ना, यहाँ पे बताया था अभी, तो माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, x की पावर n आ जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको आप याद रखो ना रखो कोई मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों बेसिक फॉर्मुलेस बेटा आपको सभी को 11th क्लास से ही याद होंगे, है ना। तो x की पावर n क्या हो जाता है, n x की पावर n माइनस वन, और इधर क्या हो जाता है x की पावर n का x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। मतलब डिफरेंशिएशन में बेटा पावर आगे आएगी और एक घट जाएगी, और यहाँ पर पावर नीचे आएगी, वो भी एक बढ़ने के बाद नीचे आएगी पावर, यहाँ पे सामने आ रही है, ठीक है। बेसिक है बहुत, ये तो सभी को याद होगा, ठीक है। 11th में साइंस में पढ़ते हो आप, फिजिक्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा ये बताओ। कुछ कॉमन फंक्शंस की बातें करते हैं। तो साइन एक्स का क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है। अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जिस भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, उसका इंटीग्रेशन के साथ साथ एक सी कांस्टेंट हो रहा था जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है ये बताओ। तो बच्चों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी कांस्टेंट की वैल्यू जो कि कुछ भी हो सकती है। देखो आप कहोगे कि आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। देखो एक कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहां पर सी की वैल्यू तो लेकिन चेंज हो सकती है ना, मतलब क्या कह रहे हो भैया। बच्चों देखो सी की जगह कुछ भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, -2 आ सकता है, -5, 6, 7, 0 पॉइंट समथिंग आ सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यूज आ सकती हैं, मतलब कुछ भी कांस्टेंट आ सकता है, कुछ भी। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसीलिए हमने इसको कहा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या कहा, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कुछ भी वैल्यू आ सकती है। बट ये आया क्यों, आया क्यों, इसका पहले मैं आपको रीजन बता रहा हूं। देखो इधर आ जाओ। देखो बेटा सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको बताऊंगा। अगर सपोज करो 3x स्क्वायर प्लस 4 का आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन कर दो बेटा, क्या आएगा बताओ। तो 3x स्क्वायर का क्या आएगा, 3 दूनी 6, ये पावर आगे जाएगी 2, तो 3 दूनी 6 और x की पावर कितनी बचेगी 1, ठीक है। फिर प्लस 4 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अपने पास।
बट मैंने अभी क्या कहा था कि जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जो भी आता है, इस फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस से ये आना चाहिए। यही तो होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, उल्टे होते हैं एक दूसरे के। मतलब इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन होगा इसका, मतलब इसका इंटीग्रेशन करके ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन करो तो ये आएगा, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव होता है, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर मैं बेटा इंटीग्रेट कर दूं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे निकाल के देखो, आप खुद निकाल के देखो, इसका इंटीग्रेशन निकालो तो जीरो हो जाएगा। 6x का इंटीग्रेशन करो बेटा, 6x का dx के रेस्पेक्ट में, तो 6 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, 6 कांस्टेंट एज इट इज, और इंटीग्रेशन किसका होगा फिर x का। तो इसको 6 को मैंने बाहर निकाल लिया और x एज इट इज अंदर है। अब आप बताओ 6 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x की पावर कितनी है, 1 है, पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1 + 1 कितना आएगा 2, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा 2, 2 से कटेगा 6 3 टाइम्स, तो क्या है बेटा 3x² आया, कितना है 3x²। बट आप देखना बेटा, क्या इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए, हाँ ये आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है 3x² आ रहा है। अब आप मुझे बताओ कि +4 कहां गया, +4 तो नहीं आ रहा, जैसा अभी मैंने कहा था। एक और मैं एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, देखो सपोज करो बेटा x की पावर 5 है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आएगा, 5 आगे आ जाएगा, और x की पावर कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना, जरा इंटीग्रेशन करो किसका, 5x की पावर 4 dx। ठीक है, करो, तो 5 तो एज इट इज बाहर, और x की पावर 4 का क्या होगा, x की पावर 4 + 1 क्या होगी 5, और अपॉन में भी क्या आएगा 5, 5 से 5 कटेगा, x की पावर क्या आया बेटा 5 आया। अब आप एक चीज बताओ, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, और जब इसका इंटीग्रेशन किया मैंने तो वापस से x की पावर 5 आ गया। देखो मतलब x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन आया 5x की पावर 4, और 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन आया x की पावर 5, है ना उल्टा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन जो है उसका इंटीग्रेशन करो तो वापस से हमें ये फंक्शन मिलेगा, मिलना चाहिए, 101% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बट जब मैंने ये वाला एग्जांपल लिया बच्चों, 3x² + 4 का डिफरेंशिएशन किया तो 6x आया, और 6x का जब इंटीग्रेशन किया तब 3x² + 4 नहीं आया, +4 कहां गया। तो यही दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, दिक्कत ये होती है बेटा, डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे थे ना कांस्टेंट का, तो वो 0 हो गया था, और हमने इंटीग्रेशन करते वक्त 0 को लिया नहीं, हमें क्या पता 0 है नहीं है ना, हमें तो नहीं पता ना। अगर मैं आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोलूं इसका सिंपल, तो आप तो सीधा सीधा ही निकाल के दे दोगे, बट इसके प्लस में 4 आ रहा है, वो तो गलत हो जाएगी चीज। इसलिए बच्चों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 हो जाता है और वो हमें नहीं पता होता, तो हमें जब ऐसा कुछ नहीं पता तो हम लेट कर लेते हैं कि कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, नहीं हुआ तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं है इसके साथ में, तो यहां पर c की वैल्यू कितनी है 0 है बेटा, बट यहां पर इसके साथ कांस्टेंट है 4, इसलिए यहां पर c हमें लिखना पड़ेगा, और c की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। ये निकालना भी आगे हमें सिखाया जाएगा, क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। तो समझ आया बेटा, c क्यों आता है, इस कांस्टेंट की वजह से आता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जो 0 हो गया था इंटीग्रेशन करते वक्त, उस 0 का मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं c लिख देता हूं अपने आप से कि भाई c कोई कांस्टेंट इसके साथ में हो सकता है, नहीं हुआ तो हो सकता है +0, c की वैल्यू 0 भी हो सकती है, उसमें क्या है और कुछ भी हो सकती है, जैसे यहां पर 4 है। समझ आ गया ना, ठीक है, क्लैरिफाई होगा कंसेप्ट, आई होप। आगे चलते हैं बेटा। सो बच्चों चलते हैं अपने आगे इन्हीं फॉर्मुलेज पर। sin x का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो क्या आता है cos x। अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन करता हूं, cos x का इंटीग्रेशन करूंगा बेटा, तो क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा, आता ही नहीं आता। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, ठीक है, और प्लस में क्या लिखा जाएगा हमेशा c लिखा जाएगा। तो आप देखो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x। देखो यही तो लिखा मैंने सिंपल, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ता हूं। अगर मैंने कहा dy dx ऑफ cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, कहोगे आपकी माइनस का sin x होता है भैया, है ना। डिफरेंशिएशन बहुत इजी है ना, तो आपके इसके फॉर्मूले सारे याद भी होंगे, बस इनका उल्टा करते जाना है। तो cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x dx इक्वल हो जाएगा cos x प्लस c। अब आप कहोगे भैया नहीं माइनस का cos x होता है, बेटा देखो ना मैंने माइनस यहां लगा रखा है। अब आप कहोगे तो उधर लगा दो, बिल्कुल सही बात है, माइनस को इधर की बजाय इधर पहुंचा सकते हो आप, तो क्या हो जाएगा sin x का माइनस cos x हो जाएगा। समझ आया क्यों है ये, ठीक है, क्योंकि cos x का माइनस sin x का, तो माइनस sin x का मैंने cos x लिख दिया, फिर माइनस को मैं इधर लेके चला गया, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके के सारे अपने फॉर्मुलेज हैं, मैं सारे लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। आप सभी के बुक में पहले पेज पर ही दे रखे हैं, पार्ट 2 में, आप आराम से वहां से रेफर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। हाँ एक दो फॉर्मुलेज हैं, उनको और बता देता हूं, चलो सुन लो पहले, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं उसमें। देखो जैसे एक फॉर्मूला है बेटा tan इनवर्स वाला, बताओ चलो, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स क्या होता है बताओ, dy dx ऑफ
tan इनवर्स x, तो आप कहोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है भैया, होता है नहीं होता, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, तो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा और प्लस में c आ जाएगा। अगर मैं कहीं प्लस लिखना भूल जाऊं ना, हो सकता है कई बार, वैसे तो मैं ध्यान रखूंगा बच्चों, सभी को ध्यान रखना है, हमें भी आपको भी, तो आप कंसीडर कर लेना इफ रह जाए तो, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस c। आगे देखो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या था ये, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan इनवर्स x। ऐसे ही cot इनवर्स x का क्या हो जाएगा बेटा, तो माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सुनना कि बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, dy/dx ऑफ cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का क्या है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि cot इनवर्स x प्लस c हो जाएगा भैया, है ना, समझ आ रहा है ना। अच्छा एक चीज बताओ, आप अगर मैं इस माइनस को उधर ले जाके लिख दूं, क्या लिख दूं, उधर ले जाके, ऐसे माइनस लिख दिया मैंने उधर, तो अब ये चीजें सेम है ना, I mean, तब भी ठीक है ना। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, इसको और इसको देखो जरा, सेम है फंक्शन, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दोनों इंटीग्रेशन सेम है, लेकिन दोनों का आंसर आ रहा है अलग, इसका है tan इनवर्स एक्स और इसका माइनस कोट इनवर्स एक्स आ रहा है ना। तो बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार भैया ये बुक में मिसप्रिंट तो नहीं है, एक दो बच्चों ने मुझसे ऐसे पूछा भी था, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी बेटा कि वो माइनस यहां से यहां गया है इसलिए ऐसा हुआ है, बाकी था वो माइनस वाले का, क्योंकि cot इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो cot इनवर्स x आएगा, फिर मैं माइनस को इधर ले गया तो माइनस का cot इनवर्स x हो गया। समझ आ गई ना इतनी बात बेटा, तो ये चीज होती है। बस मैं आगे बढ़ता हूँ, अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, फॉर्मुलेस बीच बीच में आएंगे तभी मैं समझाता रहूंगा साथ साथ। ओके बच्चों, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1 में सभी में एंटी डेरिवेटिव पूछा गया है, ठीक है। चलो मैं एक करा देता हूँ, sin 2x है, जैसे हम मान लेते हैं कि y इक्वल टू क्या है, sin 2x है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा। एंटी डेरिवेटिव का मतलब सिंपल है कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है, बट थोड़ा अलग वे में निकालना है। जब ये बोले ना एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो पता कैसे करना, आप ये सोचना कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो आप बताओ साइन थीटा किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो साइन थीटा तो भैया cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन फिर आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, cos थीटा का तो माइनस साइन थीटा होता है, इसका मतलब ये किसका होगा, माइनस cos थीटा का, और थीटा की जगह क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, हो सकता है आपको समझ कम आए, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ना, उल्टा चलना है, समझ रहे हो ना आप। ये इंटीग्रेशन से हल्का सा वो होता है घुमावदार की, यार लेट समझने में थोड़ा बच्चा दिक्कत कर देते हैं, इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं होगी। अभी एंटी डेरिवेटिव जो है ना, इसका कुछ स्टेप्स कैसे हैं, कैसे लिखना है, वो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुना। तो अगर साइन थीटा है, साइन थीटा, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो आप मुझे बताओ कि किसका, तो आप कहोगे fx मान लिया मैंने। अब ये किसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, तो cos x का होता है, लेकिन आप कहोगे कि cos थीटा का तो माइनस का sin थीटा होता है डिफरेंशिएशन, है ना, ऐसे cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होता है। इस माइनस को मैं इधर ले आऊं तो माइनस का cos थीटा हो जाएगा, माइनस को अंदर लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos थीटा, ऐसे लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos थीटा, ये लो, तो माइनस cos थीटा का क्या हो जाएगा, sin थीटा, उस माइनस को मैं इधर ले आया बस, ठीक है बेटा। अच्छा थीटा की जगह यहां पे क्या है, 2x है, क्या है 2x, तो यहां पे भी थीटा की जगह क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए, समझ आ रहा है ना आपको। तो इसका डिफरेंशिएशन है ना, इसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। लेकिन जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा cos थीटा का, तो cos थीटा का sin थीटा आता है, फिर हम इस थीटा का करते हैं और मल्टीप्लाई में लिखते हैं ना। तो थीटा का जब मैं करूंगा 2x का जब करूंगा तो 2 आएगा, उस 2 को मैं कहां लिखता हूं, मल्टीप्लाई में लिखता हूं, तो इसके मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, और फिर इसके मल्टीप्लाई में तो लेकिन कुछ है नहीं, है ना, इसके मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं। यहां पे देखो sin 2x के मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं, है ना, यहां पे sin 2x के मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं है। लेकिन अगर मैंने लिखा कि इसका एंटी डेरिवेटिव माइनस का cos 2x आ रहा है, तो इसके तो मल्टीप्लाई में 2 आ गया, तो आपको इधर भी मल्टीप्लाई में 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब ये किसका हो जाएगा, अगर मैं लिखना चाहूं तो ये आएगा बेटा माइनस के 2 cos 2x का। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो आपको इससे भी इजी तरीका बताता हूं, सिंपल। ये तो हो गया कि हाँ ऐसे सोचना, थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, बट आप ऐसे सोचो, सीधा इंटीग्रेशन फाइंड करो यार, sin 2x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। तो क्योंकि अब तो आप पढ़ चुके हो सारी चीजें, नहीं पढ़ी तो अब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा क्या कि sin थीटा का क्या होता है। तो आप कहोगे माइनस cos थीटा, थीटा की जगह क्या है 2x, तो माइनस का cos 2x हो गया।
फिर इस थीटा का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, और कहां लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं। ये इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा तो आप दोबारा सुन लो मुझसे। साइन थीटा का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ना। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अभी फॉर्मूला बताया था, तो माइनस कॉस थीटा। फिर इस थीटा को देखो, इस थीटा को, थीटा का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। हाँ जी, यहीं पर। अब थीटा का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, थीटा का अब करेंगे डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एक बार कर चुके, तो थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x का 2 आएगा, और उसको कहां लिखेंगे, मल्टीप्लाई में नहीं लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे। मल्टीप्लाई में कहां लिखते थे, डिफरेंशिएशन करते थे जब लिखते थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो बेटा यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करके अपॉन में लिखते हैं। तो ये आया ना मेरे पास, समझ आया। तो इसका आंसर ये आने वाला है। तो 2 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ये गलतियों से आप बच जाओगे आराम से कि इसका डेरिवेटिव है। तो ये वाला काम आपको कहां करना है, रफ में करना है। उसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है ना। इससे खामखा आप बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपको ये वाला काम करना है रफ में, और यहां लिखना है, क्या लिखना है कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज दिस, मतलब एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज दिस। ऐसे लिख देना, एज फॉलोज करके, ठीक है ना। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस का cos 2x अपॉन में 2। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अब बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को ताबड़तोड़ उड़ाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना बस आप लोग। कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 4 e की पावर 3x प्लस 1, 4 e की पावर 3x प्लस 1 इसका dx के रेस्पेक्ट में करना है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको कुछ टर्म जो इसके टर्मिनोलॉजीज हैं वो और बता देता हूँ, 2 चीजें। ये किसका साइन है बेटा, इंटीग्रेशन का। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रैंड मतलब जिसका इंटीग्रैंड, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, ओके ना। और dx क्या बेटा, वो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। अच्छा बच्चों, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आज 22 जनवरी है ना, तो उस वजह से थोड़ा धूमधाम हो रही है, नो सभी दिवाली मना रहे हैं, तो थोड़ा सा प्लीज सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ओके। कुछ सेटअप भी अभी बच्चों हमारा ऐसा ही है, तो शायद थोड़ी सी आपको दिक्कतें होती होंगी ब्लैक बोर्ड की वजह से भी, तो बट आप चिंता ना करें, मैं उसमें भी कोशिश करता हूँ कि आपको वैसी फील ही ना आए बिल्कुल भी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दो बस इस पर। बाकी जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे थोड़ा आउटपुट मिलेगा, हम कुछ विल इम्प्रूव अवर एवरीथिंग, ओके। तो बच्चों y इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 4 e की पावर 3x प्लस 1 इसका x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब 2 इंटीग्रेशन जो है प्लस में होना, तो हम उनमें इंटीग्रेशन अलग अलग साइन लगा सकते हैं। मतलब 4 e की पावर 3x में अलग dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अलग, अलग अलग dx, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं जब सम हो, जब सम हो 2 फंक्शंस का, ठीक है बेटा। चलो अच्छा, 4 को तो मैं बाहर निकाल लूंगा। e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, जैसे मैंने कहा था कि मैं लिखता चलूंगा। तो e की पावर dx, e की पावर x dx क्या होता है, e की पावर x ही होता है बेटा, और प्लस में क्या आएगा, हमेशा c प्लस में आता रहेगा हर एक फंक्शन के साथ। तो e की पावर x का बेटा चाहे आप डिफरेंशिएशन करो चाहे आप इंटीग्रेशन कर दो, हमेशा e की पावर x ही आता है, ओके। चलो तो 4 आया, और फिर e की पावर 3x का क्या आएगा, e की पावर 3x आएगा। बट एक और चीज होती है, क्या होता है कि भाई आप 3x का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। 3x का हमेशा क्या करना पड़ता है, हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। और 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3, और 3 को हम कहां पे लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं। कहां लिखते हैं, 3 को अपॉन में लिखते हैं। फिर प्लस 1 का क्या होगा बेटा, तो 1 का क्या होता है, हमेशा x होता है। 1 का क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना x होता है। अच्छा अगर 4 होता है, यहाँ पे 4dx होता तो क्या होता, तो 4x हो जाता। 5 होता तो 5x हो जाता। अच्छा यहाँ -2 होता तो क्या होता, -2 का इंटीग्रेशन क्या होता, -2x होता। मतलब जो भी कांस्टेंट हो उसके साथ बस x आ जाएगा, उसके साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो जब हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तब 0 बनता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बनता है, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या बनता है, उस कांस्टेंट के साथ x और आ जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो 1 के साथ जैसे 1x आ गया, यहाँ 1 में लिख सकता हूँ, ना लिखना चाहूँ मत लिखो। 1 की तो कोई मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत होती नहीं है। 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो x ही आ जाएगा, और प्लस में क्या आएगा मेरे बच्चे, c आएगा। अब आप कहोगे आपने 2 बार इंटीग्रेशन किया तो भैया 2 बार c आना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप देखो इसकी जगह एक c आया, इसकी जगह भी एक कांस्टेंट आया, और 2 कांस्टेंट को तो मैं ऐड कर सकता हूं, और 2 कांस्टेंट को जब मैं ऐड करूंगा तो एक नया भी क्या बनेगा, कांस्टेंट ही बनेगा। इसलिए मैंने सिर्फ एक बार कांस्टेंट लिखा। दोबारा सुनना, एक कांस्टेंट यहां से एक कांस्टेंट यहां से, और दोनों को जब मैं कांस्टेंट को ऐड करूंगा, जब मैं 2 कांस्टेंट्स को ऐड करता हूं तो एक कांस्टेंट वैल्यू तो आती है, जैसे 2 और 4 को ऐड करो तो 6 आएगा, 8 और 5 को ऐड करो तो 13 आएगा, तो नया कांस्टेंट आया, तो उसको मैंने नाम दे दिया c। समझ आया।
चलो आगे चलते हैं। आगे क्या चलना है, आगे ये आंसर। अब इसका एलसीएम लेके लिख सकते हो आप चाहो तो, या फिर इतना आंसर छोड़ सकते हो। आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद करना। एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करो और फिर एक्स स्क्वायर -1 बन जाएगा ना, फिर एक्स स्क्वायर -1 का अलग अलग कर दोगे तो x³ माइनस एक्स आ जाएगा। समझ आ रहा होगा ना। छोटे छोटे इंडिकेशंस तो आई होप सभी लोग कर लेते होंगे, ना भी करते हो तो जब मैं बड़े इंडिकेशन कराऊंगा तो उसमें तो छोटे अपने आप ही आ जाएंगे। बड़े टारगेट ऊंचा रखेंगे, ठीक है। ऑलवेज ड्रीम हाई। लेट्स गो अहेड। चलो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चलो 8 देखते हैं। क्या रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और इसका x के रेस्पेक्ट में बच्चों इंटीग्रल हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो बताओ जरा, इन सब के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन भी लिख सकता हूं मैं चाहूं तो, या फिर मैं सीधा करके दिखाता हूं आपको। देखो ax² का क्या हुआ, तो ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज लिखा रहेगा। x² की जगह क्या आ जाएगा बेटा, इसकी पावर एक ऐड हो जाएगी तो 3/3 बन जाएगा। किसी को दिक्कत, इसमें पावर में क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा, यानी कि 2 + 1 3 और अपॉन में भी क्या आएगा 3, फिर प्लस b एज इट इज और x की पावर 1 का क्या हो जाएगा, x² 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर 1 है, 1 + 1 कितना होगा 2 और अपॉन में भी क्या आएगा 2, फिर प्लस c है। c क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट के साथ अभी मैंने बताया हमेशा x आ जाता है, c x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसकी भी वजह बताऊं, हर चीज की वजह बताऊंगा बेटा, ध्यान से सुनना बस। सपोज करो कि जैसे 1 है, इसका इंडिकेशन मुझसे पूछा तो मैंने लिखा कि x आएगा, मैंने कहा जो भी कांस्टेंट है उसके साथ x लगा दो, तो मेरा कहना मान लोगे क्या? हाँ मानना तो है ही यार, बट बात यह है कि आपको रीजन ही पूछना चाहिए ना कि ऐसा ही क्यों हो रहा है भैया, रीजन भी बताओ। देखो इसके साथ में क्या 1 की जगह में x³ 0 लिख सकता हूं, बस ये बता दो मुझे। आप कहोगे क्यों लिखोगे, कि मैं बताता हूं। देखो मैंने आपको एक वीडियो में भी लास्ट टाइम बताया था कि x³ या फिर किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। किसी भी चीज की पावर 0 हो, मेरी पावर 0 होगी तो मेरी वैल्यू 1 हो जाएगी, समझ रहे हो। मतलब x की पावर अगर 0 होगी तो बेटा वैल्यू क्या आएगी 1, तो मैं 1 की जगह x³ 0 लिख सकता हूं। चलो अब अपना फॉर्मूला लगाओ, इंटीग्रेशन x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, तो n की जगह क्या है 0 है, तो x⁴n + 1 यानी कि 0 + 1 1 आ जाएगा, अपॉन में 0 + 1 1 आ जाएगा। तो x⁴1 तो x ही होता है, अपॉन में 1 से काटेंगे तब भी x ही आएगा। तो क्या आ गई वैल्यू बेटा, इंटीग्रेट होके x आ गई। समझ आया नहीं आया, बताओ किसको नहीं आया। अब आपको ये तो 1 के लिए हो गया, 2 के लिए बताना भैया फिर। तो अगर यहाँ पे बेटा 2 लिखा होता सपोज, मतलब अगर 2dx होता, ठीक है 2dx, तो मैं क्या करता, पहले 2 को बाहर निकालता और फिर से x⁴ 0 लिख देता। समझ रहे हो, x⁴ 0 लिख देता, क्यों, क्योंकि 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे तो 1 ही बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब तो dx × 1 में लिख सकता हूँ, 1 की जगह मैं x⁴ 0 लिख सकता हूँ, फिर इसका पूरा ये आ जाएगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 2x आ जाएगा आंसर। बताओ क्या आ जाएगा बेटा, 2x आ जाएगा। तब 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो एज इट इज चल रहा है। समझ आ गया ना, आगे बढ़ रहा हूँ। तो अपने पास इसका आंसर क्या आ गया, ये आया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलो यहीं पे बता देता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जैसे ये करते हैं 14 क्वेश्चन, नहीं पहले 12 करते हैं यार, 12 के लिए बोर्ड रफ कर रहा हूँ। देखो तो सबसे पहले आप क्या करा करो बेटा, वाई लेट कर लो फंक्शन को हमेशा। तो मैंने वाई लेट कर रहा हूँ, सपोज करो कि ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 12, लेट y = x³ + 3x + 4, x³ + 3x + 4 अपॉन रूट में x, ये है हमारा फंक्शन। कोई दिक्कत जी, ये हमने मान लिया। इसका इंडिकेशन फाइंड करना है, तो y की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं बच्चों। y = आएगा, इसको ना अलग अलग लिख दो सबके डिवाइड में। आप मुझे सबसे पहले एक चीज बताओ कि रूट x को हम कैसे लिख सकते हैं। तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर का हाफ होना, तो x की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, हाफ हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन में पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो x³ में इसको सब चीजों के अपॉन में अलग अलग लिख दो, करते ना एलसीएम को तोड़ के लिख देते हैं। तो यहाँ पे रूट x अलग आएगा, तो रूट x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x की पावर हाफ, फिर प्लस 3x अपॉन रूट x अलग आएगा, फिर से मैं x की पावर हाफ लिख देता हूं, प्लस 4 अपॉन रूट x यानी कि x की पावर हाफ। ठीक है बेटा, ऐसे मैंने लिख दिया इसको। चलो अब करो इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले आप ये कह सकते हो कि अभी तो और सिंप्लीफाई हो रहा है, x की पावर 3 और अपॉन में x की पावर हाफ, और जब डिवाइड में होती है ये भी x की पावर है, ये भी x की पावर है, और ये दोनों डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या हो जाती है, ये पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो 3 - हाफ कितना आएगा, 3 में से आधा गया तो 2.5 बचा, और 2.5 को क्या लिखते हैं 5/2, 5 का आधा होता है ना 2.5, तो 5/2 मतलब x की पावर कितनी होगी 5/2। आप लोग ये समझ नहीं आया भैया आपने क्या कर दिया बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, 3 - हाफ लिखना है, 3 - हाफ की वैल्यू निकालोगे 5/2 आएगी, 3 दूनी 6 -1 5/2, एलसीएम लेके जो करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मैंने ये लिख दिया प्लस
3 एज इट इज। यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर कितनी है, हाफ, तो 1 में से हाफ गया, 1 माइनस हाफ करो तो हाफ बचेगा, तो x की पावर हाफ बची, प्लस 4, x की पावर नीचे हाफ है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी बेटा, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की हाफ, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हाफ हो जाएगी। इसका क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। चलो, x की पावर n का क्या होता है, तो x की पावर n प्लस 1 यानी कि 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, फिर प्लस 3, x की पावर क्या हो जाएगी, हाफ प्लस 1 अपॉन में भी क्या आ जाएगा, हाफ प्लस 1 प्लस 4, x की पावर कितनी है, माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन में भी क्या आएगा, माइनस हाफ प्लस 1 और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, एक कांस्टेंट। चलो, x की पावर कितनी होगी, इसको प्लस करो तो एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, 2 यहाँ पे 2 प्लस 5 7, 7/2, तो x की पावर कितनी आई, 7/2 और ये कितना आ रहा है, ये भी 7/2 आ रहा है, तो नीचे बचा 7 और 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, क्योंकि 7/2 रहेगा ना ऐसे तो 2 ऊपर आ जाता है, ये सबको पता होगा, ठीक है, प्लस 3 और x की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी, 2 एकम 2 प्लस 1 3/2 अपॉन में क्या आएगा, 3/2, फिर ये 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, इंटू में आ जाएगा इधर 2 मल्टीप्लाई में, और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 2x की पावर 3/2, यहां से क्या बचेगा बेटा 4, x की पावर 1 माइनस हाफ कितना आएगा, हाफ अपॉन में भी आएगा हाफ, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन बनेगा आपका क्या बनेगा, टोटल 2/7 दिस, और ये 2x की पावर 3/2 और 2 इधर आ जाएगा, तो 8x की पावर हाफ, और हाफ को क्या लिखते हैं बच्चों, रूट x लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर रूट x आप लिख दोगे आराम से। किसी को दिक्कत यहाँ तक, चले आगे बेटा, लेट्स गो। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स को देख के ना बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, है ना। तो देखो, sec x इंटू sec x प्लस tan x, यही क्वेश्चन है, sec x प्लस tan x प्लस dx। इसको y लेट कर लो सबसे पहले, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, तो sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, sec x इंटू tan x और dx पूरे का हो रहा है, ठीक है। किसी को दिक्कत, अच्छा आप कहोगे यार हमें पता नहीं चलता भैया कि हम कब क्या करें, मतलब कि यहाँ पर tan को तोड़े क्यों नहीं, या ये सब क्यों नहीं करें, तो यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा था, sec स्क्वायर x बनेगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें tan x होता है पता है, sec x tan x बनेगा उसका हमें पता है sec x होता है, तो मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। बट आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना टफ वाले, मैं उसमें ये भी बताऊंगा कि ऐसा ही क्यों कर रहे हैं हम, हमें कैसे पता चलेगा, आई लेट यू नो, डोंट वरी। सो sec स्क्वायर x का क्या होगा बेटा, tan x प्लस sec x tan x का क्या होगा बेटे, sec x, और प्लस में क्या बचेगा, c, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। तो बच्चों चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx, ये क्या होगा, तो बच्चों आप इसको कन्वर्ट करो, देखो sec स्क्वायर x नीचे जाएगा cos बनेगा, और cosec ऊपर जाएगा sin बनेगा, तो sin अपॉन cos क्या बनेगा, tan स्क्वायर x बनेगा। मुझे ये चीज पहले ही दिख रही है, इसको रीड करते दिख रही है कि भाई इसको मैं ना tan स्क्वायर x लिख सकता हूं, तो आपको एक स्टेप आगे की सोचनी है इसको देख के क्वेश्चन को। तो sec स्क्वायर x को आप नीचे ले आके क्या बना दोगे, cos स्क्वायर x, क्यों, क्योंकि आपने 10वीं में पढ़ा है कि sec जो है वो cos का उल्टा होता है, cos sec का उल्टा होता है, cosec sin का उल्टा होता है और sin cosec का उल्टा होता है, tan cot का उल्टा होता है और cot tan का उल्टा होता है। तो cos स्क्वायर x ऊपर जाकर क्या बनेगा मेरे बच्चे, sin स्क्वायर x बनेगा, ओके। अब sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, तो आप कहोगे कि tan स्क्वायर x बन जाएगा भैया, ये है ना, क्यों बनेगा, क्योंकि आपने 10th में पढ़ा है अच्छे से, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब बचपन वही है ना। तो tan x क्या होता है, sin अपॉन cos होता है ना tan x, तो tan स्क्वायर x क्या होगा, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। आई एम सॉरी, आगे चलते हैं बेटा। अब आप मुझे बताओ कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कुछ होता है क्या, tan स्क्वायर x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन हमें पता है, नहीं पता, हमें कुछ पता है, तो वो बेटा sec स्क्वायर x का पता है, sec स्क्वायर x का tan x होता है, लेकिन tan स्क्वायर x का क्या होता है ये हमें नहीं पता। tan x का हमें पता है कि tan x का sec स्क्वायर x होता है ना, नो, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाता है। बट tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये मुझे बताओ मेरे बच्चे। तो tan स्क्वायर x की आप वैल्यू वहां से निकालोगे, कहां से, जो आपने 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है, ये पढ़ा था ना, 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी आपने 10th क्लास में, एक थी 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, एक थी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, एक थी 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x। तो इन तीनों का भी ना हमें रटी होनी चाहिए अच्छे से, ताकि हम जहां पे यूज आए उसको वी कैन मेक यूज ऑफ इट।
तो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो, तो प्लस वन जो इधर माइनस से पहुंचेगा तो माइनस वन आ जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन आएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। चलो इसका मतलब चाहे तो मैं tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करूं, चाहे मैं tan स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आ रही है ये इसका इंटीग्रेशन करूं, दोनों बराबर आएंगी। चलो कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है अभी बताता, tan x होता है। क्या होता है बेटा, tan x, फिर माइनस वन का क्या होगा, तो वन के आगे क्या लग जाएगा x, और प्लस में क्या आ जाएगा c। दिस इज अवर राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब बच्चों इंटीग्रेशन करने के ना हम तीन और मेथड्स नए देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो पहला मेथड आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, फिर आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तीनों मेथड्स को हम देखेंगे, और भी एक्सरसाइज में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्सरसाइज 7.2। चलो सीधा एक क्वेश्चन उठाकर देखते हैं। जैसे कि लेट अस सपोज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने लिया, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं पहले क्या लेट करूंगा बेटा, y लेट करूंगा। अब आपको इसमें एक मैं ब्रह्मास्त्र देता हूं, वो क्या है देखो। ब्रह्मास्त्र क्या, सिंपल सा लॉजिक है यार, कंसेप्ट है कि बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर, हमें फंक्शन के अंदर एक ऐसी चीज देखनी है जिसका डिफरेंशिएशन इसी क्वेश्चन में हो। मतलब इस फंक्शन में आप ऐसी कोई चीज बताओ जिसका डिफरेंशिएशन इसी में है। तो आप देखोगे अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूं, सिर्फ एक्स स्क्वायर का करूं, तो 2x आएगा ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x, और देखो ये रहा 2x। तो एक ऐसी वैल्यू ये है जिसका डिफरेंशिएशन इसी क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है। आप कहोगे 2x का कर लो, तो फिर चलो ठीक है करके देख लेते हैं। अरे बेटे 2x का जवाब करोगे मेरे बच्चे तो सिर्फ 2 आएगा। 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डिफरेंशिएशन बताओ, डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x का, 2 आएगा। क्या 2 है इसमें, आप कहोगे हाँ 2 तो है। यार बात तो आपकी सही है, 2 तो है, बट पता है बात क्या है, 2x को अगर मैं लेट कर लूंगा ना तो नीचे वाला फंक्शन कटेगा नहीं, ठीक है। मतलब हमें क्या करना होता है ना, हमें एक ऐसी वैल्यू देखनी है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें हो और फिर वो उससे कट जाए। जैसे मैं बताता हूं आपको, अब जैसे मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये है, तो क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये नहीं होगा, कहोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाता है, तब भी यही आएगा। तो मैं क्या लेट करूंगा बेटा इसमें, मैं लेट करूंगा इसको, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लूंगा, या कुछ भी आप एम एन कुछ भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी में एम भी लेट कर रखा है, मैं टी लेट कर लिया, सपोज मैंने टी लेट किया। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और इधर dt का क्या हो जाएगा, तो भाई t का तो भैया d बाय dx ऑफ t होगा, यानी कि dt बाय dx हो जाएगा। t का डिफरेंशिएशन हमें क्या पता क्या होगा, तो dt बाय dx हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है ना। चलो तो 2x इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx आया, और अगर मैं यहां से निकालूं dx को इधर मल्टीप्लाई में भेज दूं तो ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा इसका इंटीग्रेशन मुझे फाइंड करना था ना, मतलब y इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, वो भी dx के रेस्पेक्ट में। क्या है बेटा, ये ध्यान से देखो, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx ये रहा। अब आप देखो 2x dx की जगह क्या आ जाएगा, 2x dx की जगह dt आ जाएगा। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, यहां पे लिखोगे आप कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, बच्चों पार्डन माय राइटिंग, बट क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी है, ताकि मैं अच्छे जल्दी से मैक्सिमम क्वेश्चंस करा पाऊं, तो थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। आप मेरे साथ चलते रहोगे, आपको सभी चीजें समझ आएंगी, ओके। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ये वैल्यूज जब मैं वहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा मेरे बच्चे, तो एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बनेगा, dt अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी क्या लेट किया था मैंने, t लेट किया था, ठीक है। तो अपॉन में क्या है बेटा, t आया। अब आप बताओ मुझे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 अपॉन t या फिर 1 अपॉन x का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां लिख देता हूं 1 अपॉन x dx क्या होता है, ln x होता है, ln x यानी कि log x भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या आएगा बेटा, ln ऑफ t यानी कि log t प्लस c। इसकी जगह अब वैल्यू वापस से पुट करो t जो आपने लेट किया था, क्योंकि t तो फंक्शन में है ही नहीं, t फंक्शन में है, तो आप आंसर में कैसे t लेके दे रहे हो, आपने जो सब्स्टिट्यूट किया उसको वापस से पुट कर दो ना बेटा, x की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो x की जगह क्या आएगा, ये log लिख लो या कुछ भी लिख लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलें फिर आगे, समझ आया। सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन में सिंपल ऐसा फंक्शन ढूंढना है, ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसका डिफरेंशिएशन इसी में दिख जाए, आपको जिसका डिफरेंशिएशन इसी में दिख जाए, बस उसको पुट कर देना। चलते बेटे क्वेश्चन नंबर 3 पर। 2 वाले में आप क्या करना, log x को लेट कर लेना और फिर उसका 1 अपॉन x दिख रहा है आपको,
तो 2 में क्या करना है, log x को t लेट करना है। क्वेश्चन करके देखना, आपको हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला देखो बेटा, थर्ड वाला थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजिंग है, तो हम y लेट कर लेते हैं। इसके इंडिकेशन को क्या है, 1 अपॉन x प्लस x log x ऑफ dx। तो क्या मैं इसी फंक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि इंडिकेशन अपॉन 1 अपॉन x को मैं ले लूं नीचे से, तो यहां बचेगा 1 प्लस log x बन जाएगा ना, और ऊपर क्या है dx, तो dx मैंने ऐसे लिख दिया यार, सिंपल। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि किस फंक्शन की डिफरेंशिएशन यहीं दिख रहा है। तो आप देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 दिख रहा है, कोई फंक्शन नहीं, 1 तो यार कांस्टेंट हो गया। अच्छा 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होगा, तो 1 का तो 0 होगा, log x का क्या होगा 1 अपॉन x, और ये देखो 1 अपॉन x, 1 यहां मल्टीप्लाई में लिख दूं तो 1 अपॉन x यहां है, तो मतलब log x को मैं t लेट करूंगा क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन मुझे इस फंक्शन में दिख रहा है। समझ आया ना बेटा, तो यहां पे लेट कर लो फटाफट से, लेट करो 1 प्लस log x is equal to t. Now on differentiating with respect to x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 1 का हो जाएगा 0, log x का होगा मेरे बच्चे 1 अपॉन x, और t का होगा dt अपॉन dx। तो यहां से क्या वैल्यू निकालेंगे हम, dx को इधर ले आओ, तो dx अपॉन x इज इक्वल टू dt आ जाएगा। dx अपॉन x क्या आ जाएगा, dt। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, वो इक्वेशन 1 मान सकते हो आप चाहो तो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ऑन पुटिंग वैल्यूज वी गेट व्हाट, y is equals to इंडिकेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, ध्यान से देखो, और ये 1 अपॉन x dx है ना, 1 अपॉन x dx, तो 1 dx अपॉन x, 1 dx अपॉन x की जगह क्या है dt, मतलब इतने की जगह क्या आ गया मेरे बच्चे, dt आ गया। क्या आ गया, dt, तो इसकी जगह dt, और बचा सिर्फ ये, और इसको क्या लेट कर रखा था मैंने, t, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा अपॉन में t, क्योंकि ये अपॉन में है ना, अपॉन में है ना बेटा ये, तो अपॉन में t आ गया। सिंपल सिंपल हो गया। dt अपॉन t का क्या होता है, अभी भी बताया था, जब भी 1 अपॉन x हो या 1 अपॉन t है तो log t हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, log ऑफ t, और प्लस में क्या आता है c, t की वैल्यू पुट कर दो तो जाएगा log 1 प्लस log x प्लस c। समझ आया सबको, किसी को दिक्कत मेरे बच्चे, ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़े। चलो बच्चों चलते क्वेश्चन नंबर हमारा 13 ले लेते हैं। ठीक है, कह रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब की पावर 3। ठीक है, इसका भी क्यूब है, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। ओके चलो करते हैं। आपको क्या लगता है किसका डिफरेंशिएशन लेट करना चाहिए, इसका करना चाहिए क्योंकि x की पावर 3 है, बाकी चीजों को मत देखना। ठीक है, क्योंकि 2 का तो 0 हो जाएगा और 3x की पावर 3 है तो 3 आगे आएगा, और पावर कितनी बचेगी x स्क्वायर, और ऊपर भी x स्क्वायर का ही टर्म है, कोफिशिएंट क्या रहने वाला है अपन को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम करेंगे कि लेट 2 प्लस 3x का क्यूब इज इक्वल टू t। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो 0 प्लस 3 3 9x स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx आ जाएगा। यहां से अगर मैं निकालूंगा dt की वैल्यू तो 9x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, ये है बेटा। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, तो y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर की जगह मैं अच्छा ऐसे लिख दूं कि 9 की मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं 9 से, ऊपर नीचे कर सकता हूं ना। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि 9x स्क्वायर dx की वैल्यू 9x स्क्वायर dx, तो इसकी जगह क्या आ गया, dt आ गया, dt, और अपॉन में क्या है बेटा इसका क्यूब, और इसकी वैल्यू क्या लेट की t, तो t का क्यूब, और यहाँ 1 अपॉन 9 ये जो है ये एज इट इज आ गया। ठीक है ना, और अंदर वाला 9 कहाँ गया, इसके साथ मिलकर और dt बना दिया अंदर वाले 9। ठीक है बेटा, तो 1 अपॉन 9 एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t की क्यूब, तो t का क्यूब ऊपर पहुंचेगा तो t की पावर -3 बनेगा ना, t की पावर -3 dt आ गया जो, तो 1 अपॉन 9 और इंटीग्रेशन हुआ t की पावर -3 का क्या आएगा, तो t की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, और प्लस में आएगा बेटा c, तो ये बनेगा 1 अपॉन 9 t की पावर -3 प्लस 1 क्या आएगा, t की पावर -2, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा t की पावर +2। अच्छा ये क्या है, ये भी -2 बन रहा है नीचे। ठीक है, तो नीचे बनेगा क्या -2, तो वो -2 चलो मैं लिख देता हूँ पहले ये, और ऊपर क्या बचा 1 बचा, और प्लस में क्या चल रहा है c। चलो तो इक्वल में क्या आया, 9 दूनी 18, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लिखा ना, तो 9 दूनी 18, माइनस को ऊपर भेज दो, -1 अपॉन 18 t स्क्वायर, यही बना।
ठीक है ना, टी स्क्वायर बना। इसका जरा आंसर क्या लिखूंगा ऐसे, टी की वैल्यू पुट करो क्योंकि, तो वाई यानी कि जो इंटीग्रेशन आया इसका वो बना बेटा 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन 18 और टी की स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है ये है, यानी कि 2 प्लस 3x स्क्वायर का 3x क्यूब का स्क्वायर, ये आया हमारा इंटीग्रेशन। समझा बेटा, लेट्स गो अहेड। बेटा क्वेश्चन नंबर ना 16 ले लेते हैं, चलो 17 करते हैं, 16 इजी है। 16 में 2x प्लस 3 को आप टी लेट कर लेना, आंसर हो जाएगा। तो कह रहा 17x अपॉन ई की पावर x की पावर 2, x अपॉन ई की पावर x का स्क्वायर dx, ये करते हैं। ठीक है, तो देखो एक और ट्रिक बताता हूं आपको। पता है ज्यादातर आपको पता है किसको लेट करना है, ज्यादातर आपको उसको लेट करना है जो कि किसी चीज का फंक्शन हो, किसी चीज के फंक्शन में आता है। जैसे ई की पावर x का x में है, ई की पावर x क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, ई की पावर x, तो ये इसके फंक्शन क्या है, x का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल x के टर्म्स में है। तो ये, तो इसकी जगह अगर कुछ उल जुलूल से लिख रहा हो ना, मतलब कुछ और लिख रहा हो, x की जगह कुछ भी लिख रहा हो, तो आपको उसी को टी लेट करना है मैक्सिमम टाइम्स। अच्छा, अगर सपोज करो कि साइन ax प्लस बी लिख रहा है तो इसको टी लेट कर लेना, क्योंकि साइन ऑफ थीटा होता है और थीटा की जगह देखो क्या लिख दिया, उल जुलूल सा, है ना। फिर से वही बेटा टी लेट कर लो उसको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ई की पावर सिर्फ x होती है और x की जगह x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसी को बेटा टी लेट कर मारो, किसको, x स्क्वायर को। ठीक है, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x आ जाएगा, और dx को मैं इधर भेज देता हूं, तो इनटू में dx यहां आ जाएगा। तो dt की वैल्यू क्या है, 2x dx, यहां पुट कर दो फटाफट। तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, x dx की जगह क्या आएगा, देखो x dx, ये क्या हो गया, आप तो 2 भी है बच्चों यहाँ पे साइड में, है ना, तो बेटा 2 इसके भी साइड में बना देते हैं, 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt, अपॉन में क्या बचा, e की पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, t, तो e की पावर सिर्फ t, और यहां 1/2 क्योंकि ये वाला है। ठीक है ना, अब t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1/2 तो बच्चे एज इट इज, और 1/e की पावर t का क्या होगा ये बता दो। तो 1/e की पावर t का क्या होगा, पहले e की पावर t को आप ऊपर ले जा सकते हो, तो e की पावर माइनस टी हो जाएगी, माइनस टी dt। समझ आया ये चीज, हाँ, e की पावर t ऊपर जाके क्या बनेगा, e की पावर माइनस का t। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो e की पावर माइनस टी है, मैंने कहा था e की पावर कुछ भी हो, e की पावर कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन वही होता है, यानी कि e की पावर माइनस का t ही आएगा। बट e की पावर माइनस टी का क्या है, e की पावर माइनस टी है, बट अब इसका भी क्या करते हैं, इंटीग्रेशन नहीं करते अब इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। और इसका डिफरेंशिएशन कहां लिखते हैं, अपॉन में या मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में नहीं लिखते भैया, मल्टीप्लाई में तो लिखते थे डिफरेंशिएशन में, डिवाइड में लिखते हैं। तो माइनस टी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, तो -1 आ जाएगा नीचे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में आ गया, इसके मल्टीप्लाई में, वैसे अपॉन में मतलब डिवाइड में आया इसके, तो ठीक है। और प्लस में क्या बेटा, c आया, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/2 एकम 2, और ये माइनस को ऊपर पहुंचा दो, तो -1/2 e की पावर माइनस का t, और माइनस t की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस c, या फिर इसको नीचे ले जाओ, तो 1/2 e की पावर प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा ना नीचे जाके, और प्लस में क्या है c, तो दिस इज अवर राइट आंसर। ओके बच्चों, यहाँ पे x स्क्वायर रह गया है ना, स्क्वायर होगा ना क्योंकि x स्क्वायर था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पर, क्योंकि 23 में एक साइन और इनवर्स वाला फंक्शन यूज हो रहा है, तो मैं उसका भी फॉर्मूला आपको ताकि रिवाइज करा दूं, तो इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन उठा लिया मैंने। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन में देखो कि किस चीज का डिफरेंशिएशन आपको इसी में दिख रहा है। तो बेटा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है आपको क्या होता है, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, पता है क्या होता है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है नहीं होता, बताओ। साइन इनवर्स x का 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो ध्यान से 1/1 यहाँ लिख ही सकता हूँ, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है, तो कर दो साइन इनवर्स x को ही टी लेट कर डालो, इसको लेट करते डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx आ जाएगा, dx इधर भेज दो बेटा, तो ये आएगा dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई, dt की, यहाँ पे पुट कर दो। देखो dx अपॉन दिस, ध्यान से देखो dx ऊपर है और अपॉन में ये है, तो dx अपॉन दिस, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, dt, चलो लिख दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x को क्या लेट किया, t, और इसकी जगह पूरी की जगह क्या आ रहा है, dt, तो ये तो कुछ भी नहीं बचा है, टी dt बन गया सिंपल सा, और टी dt यानी कि x dx का फॉर्मूला क्या होता है, तो t की पावर 1 है तो t का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और प्लस में क्या आएगा c, t की वैल्यू क्या लेट किया आपने, साइन इनवर्स x, और इसके स्क्वायर होगा प्लस c, और अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, 2 और चल रहा है, तो साइन की पावर -2 भी लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स ऐसे लिख दो, ठीक है, अपॉन 2 प्लस c।
कोई दिक्कत नहीं। ओके, समझ आया सभी को? लेट्स गो अहेड बच्चों, चलते क्वेश्चन नंबर 1। धमाकेदार क्वेश्चन उठाया मैंने 34th, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट, हल्का सा ट्विस्ट है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा ना बेटा, cos थीटा से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों। देखो यार, कुछ इन वाले क्वेश्चंस में ना, ट्रिग्नो वाले क्वेश्चंस में क्या होता है ना, हमें प्रैक्टिस की बहुत नीड होती है, ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना है। ठीक है ना? तो हर क्वेश्चन में ये नहीं कह सकते हाँ भाई हमें ये कैसे पता चला, एक्चुअली चल जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ऊपर tan रूट एक्स है, रूट में tan x है, अपॉन में भी अगर मैं tan x बना दूं ना, तो tan से वो रूट x कटेगा, आई मीन रूट tan x से tan x कटेगा तो रूट tan x बचेगा। समझ नहीं आया ना? लिख के बता दूं। मैं सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, cos x से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस cos x को मैं अपॉन में ले आऊं, इस cos x को यहां अपॉन में लिख दूं, या मैंने ऐसे सिंपल किया कि इसके अपॉन में और इसके यहां ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया cos का, तो साइन अपॉन cos क्या बनेगा बताओ? तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट में tan x अपॉन ये क्या बना, साइन अपॉन cos क्या बना, tan x, और cos x cos स्क्वायर x। किसी को दिक्कत? देखो cos x cos स्क्वायर x, sin x अपॉन cos x tan x, और रूट tan x तो ये रहा जाएगा। चलो और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जब रूट tan x से मैं tan x को काटूंगा तो नीचे रूट tan x बचेगा नहीं बचेगा? आप कहोगे कैसे? तो देखो बेटा, जब ऊपर रूट 2 है और अपॉन में 2 है, तो कैसे लिख सकता हूं, रूट 2 अपॉन 2 को क्या लिखते हैं हम, रूट 2 इंटू रूट 2 लिखते नहीं लिखते? 2 की जगह रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दूं, एक रूट 2 से रूट 2 जाएगा तो 1 अपॉन रूट 2 बचेगा ना बेटा, ऐसे। तो फिर रूट वाले से सेम वैल्यू जाती है ना, तो वो दूसरी जगह रूट छोड़ देती है, मतलब इससे ये काटेंगे तो 1 अपॉन रूट 2 बच जाएगा, ऐसे जब इससे काटेंगे तो 1 अपॉन रूट tan x बच जाएगा। ठीक है, और नीचे ये साथ में cos स्क्वायर x है, उस cos स्क्वायर x को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर x बनेगा। बोलो किसको समझ नहीं आया भाई? नीचे cos है तो ऊपर जाकर sec बन जाता ना, तो ऊपर बन गया sec स्क्वायर x। अब इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है, ठीक है ना? कैसे है देखो, अब लगाते हैं हम अपना सब्स्टिट्यूशन। यहां तक मैंने कुछ नहीं किया, यहां तक मैंने सिर्फ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है, सिर्फ सिंप्लीफाई। अब करूंगा मैं सब्स्टिट्यूशन, अभी तक इंडिकेशन पे पहुंचा ही नहीं मैं। ठीक है, अभी मैं करूंगा क्या, क्या करूंगा बेटा बोलो, डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन करूंगा। अब इस फंक्शन में देखो आपके किस चीज का डिफरेंशिएशन आपको इसी फंक्शन में दिख रहा है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है ना? तो t को क्या लेट कर लो आप, tan x लेट कर लो, tan x को t लेट कर लो, डिफरेंशिएशन करोगे दोनों तरफ तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू tan x का क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x होता है ना? अच्छा, dx को इधर भेज दो, तो dt की वैल्यू क्या आ गई, sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x dx की जगह क्या आ गया, dt पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में क्या, रूट में tan x है, tan x की जगह मैंने t लिखा है, तो रूट t आ गया। अच्छा, रूट t को क्या लिखेंगे, t की पावर हाफ, और वो ऊपर जाके क्या बन जाएगी, t की पावर माइनस हाफ। बनेगी नहीं बनेगी बताओ? और t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, और प्लस में क्या आ जाएगा c इक्वल टू टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 कितना आएगा, टी की पावर हाफ आएगा, अपॉन में क्या आएगा, हाफ प्लस 1 हाफ आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा, तो 2 टी की पावर हाफ क्या होगा, रूट टी, रूट में क्या टी, और प्लस में सी चल ही रहा है, तो 2 रूट टी की वैल्यू कितनी है, tan x, तो 2 रूट में tan x आ जाएगा, और प्लस में सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 रूट tan x प्लस सी। ओके, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल। ठीक है, अगली एक्सरसाइज करेंगे, उसमें भी अगली एक या दो फिर एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सभी लोग काफी मेहनत करना। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा इस पे कमांड बनेगी। ओके, जो भी क्वेश्चंस हो आपके आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में हमें करके कमेंट जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट करने से ना हमें थोड़ा हौसला मिलता है, हमें पता चलता है कि हम सही पाथ पर जा भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो प्लीज बताना कमेंट करके, और बच्चों अपने दोस्तों को सभी को शेयर करो जिसके भी एग्जाम्स आ रहे हैं, ताकि ये वीडियोस उनको काफी हेल्प कर पाए। ठीक है ना? आपको जो भी किसी नए चैप्टर पे चाहिए, फिजिक्स में चाहिए या फिर 10th वाले स्टूडेंट्स को चाहिए, तो आप प्लीज सभी बता सकते हैं मुझे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।